अरे बहन, हमारी बेटियों का 8वां महीना चढ़ गया और तुम गिफ्ट के तौर पर ये 2 किलो का घी का डिब्बा लेकर आई हो। मुझे देखो, मैं अपनी बेटी के लिए कितने महंगे फल और गिफ्ट लेकर आई हूँ। माँ जी, आप किन गरीब को बता रही हैं? हम तो ऐसे फल लेकर आए हैं जिनका नाम भी इन लोगों ने कभी सुना नहीं हो। माँ, बहुत अच्छा हुआ जो तुम मेरे लिए ड्रैगन फ्रूट्स लेकर आई हो। मेरा बहुत मन था इसे खाने का। अरे क्या समधन जी, आप भी आते ही किन बातों में लग गई। आप दोनों इतने दिनों बाद एक साथ आई हैं। आप दोनों बैठकर अपनी बेटियों से बातें कीजिए जब तक मैं नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। अर्चना बात संभाल लेती है और घर आए मेहमानों के लिए नाश्ता लेकर आती है। तो वहीं शांति अपनी समधन से कहती है, कोमल, शिल्पा, तुम दोनों ही मेरी बेटी हो और तुम दोनों का ही 8वां महीना लग चुका है, इसलिए मैं ये घी लेकर आई थी। तुम रोज सुबह शाम दूध में पीना और इसे खाना भी। इससे तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी होगी। बेटा, कोई जरूरत नहीं है ये लोकल घी खाने की। मैं तुम्हारे लिए जो फ्रूट्स लेकर आई हूँ तुम वही खाना, और कुछ दिन बाद मैं दोबारा आऊंगी तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर। आशा गरीब परिवार का मजाक बनाकर वहां से चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन फिर से देवरानी को माँ आशा अपनी बहू के साथ अपनी बेटी और उसके होने वाले बच्चे के लिए कपड़े लेकर आती है और कुछ खिलौने भी। माँ, इन सब की क्या जरूरत थी? नहीं जी, ऐसी कैसे जरूरत नहीं थी। ये आपका पहला बच्चा है, इसलिए मैं और माँ जी आपके होने वाले बच्चे के लिए कपड़े और खिलौने लेकर आए हैं। वैसे कोमल, तुम्हारी भी तो माँ तुम्हारी बहन के साथ आने वाली थी, अब तक आई नहीं। भाभी, आपने हमें याद किया और देखो हम आ गए। और बेटा, आज मैं तुम दोनों के लिए गोंद के लड्डू बनाकर लाई हूँ। ऐसे हालत में घर का देसी खाना ही खाना चाहिए, और मैं तो कहती हूँ कि अब तुम दोनों घर में थोड़े बहुत काम करना भी शुरू कर दो। क्यों समधन जी, सही कहा ना मैंने? हाँ बहन, बिल्कुल सही कहा तुमने, और इन खिलौनों की जरूरत अभी नहीं है। माँ, आप चिंता मत करो, मैंने घर के काम करना शुरू कर दिए हैं, और देखना मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। बहू तो करती है, पर देवरानी कुछ नहीं करती, उसे भी कुछ समझा। कोई जरूरत नहीं है मेरी बेटी को कोई काम करने की। अरे नहीं करेगी ऐसी हालत में। आजकल के लोग कुछ भी कहते हैं। बेटा, अगर फिर भी तेरे ससुराल वाले तेरे पीछे पड़े तो मुझे बताना, मैं तेरे लिए वॉशिंग मशीन, पोंछा लगाने के लिए मॉप, सब कुछ मंगवा दूंगी। माँ, तुम कितनी अच्छी हो, मुझे कितना समझती हो, वरना माँ जी तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी कि मैं घर के काम करूं। पर बहू, हम तेरे भले के लिए ही कह रहे हैं, और अगर तुझे फिर भी नहीं सुननी तो तेरी मर्जी। बेटा, इस समय आराम करेगी तो आगे तुझे ही दिक्कत होगी। शिल्पा की मम्मी, आपने भी तो बच्चे करे हैं, ऐसे में तो आपको अपनी बेटी को समझाना चाहिए ना कि उसे उल्टी पट्टी पढ़ानी चाहिए। मेरी बेटी के लिए क्या सही है और क्या गलत, अब मुझे ये जानने के लिए तुम जैसे गरीबों की मदद नहीं चाहिए। बेटा, तू चिंता मत कर, तेरी माँ इन लोगों की तरह गरीब नहीं है। मैं तेरे बच्चे के लिए झूला, कपड़े, जूते, जुराब, खिलौने के साथ साथ इस घर के लिए भी कुछ सामान भिजवा दूंगी, ताकि तुझे घर के काम न करने पड़े। अपनी अकड़ में आकर आशा अपनी ही बेटी को गलत सीख देकर वहां से चली जाती है और अगले दिन अपनी अमीर बेटी के होने वाले बच्चे के लिए ट्रक भरकर सामान भेजती है, जिसमें झूले, कपड़े, अलमारी, छोटा सा बेड, जूते, जुराब, खिलौने थे, जिसे घर के बाहर खड़ी देख शिल्पा बहुत खुश होती है और अपनी जेठानी को ताने देती है, जो कि बाहर ही कपड़े धो रही थी। जेठानी जी, अगर आपकी भी माँ मेरी माँ की तरह अमीर होती तो आज आपके लिए भी ऐसे ही भर भर के सामान आते, ना कि आप बैठकर यहाँ कपड़े धो रही होती। कोई बात नहीं शिल्पा, मुझे जितना मिला है मैं उतने में ही खुश हूँ। शिल्पा को कोमल को नीचा दिखाते हुए अर्चना देख लेती है। मेरी छोटी बहू अमीर है, उसके घर से कितना सारा सामान आया है, इसलिए वो मेरी बड़ी बहू को नीचा दिखाने में लगी रहती है। पर बड़ी बहू के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। मेरी बड़ी बहू के घर वाले इतने अमीर नहीं है कि इतना महंगा महंगा सामान दे सके। वैसे भी सर्दी आ रही है, मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने होने वाले पोता पोती के लिए सर्दियों के कपड़े ही बना लूं। यह हल्की सर्दी भी उनके लिए काफी है। कोमल को बुरा न लग जाए, उसके मन में कोई बात न आए, इसलिए अर्चना अपनी बड़ी बहू के होने वाले बच्चे के लिए कुछ खिलौने लेकर आती है और अपने हाथों से बैठकर सर्दियों के कपड़े बनाती है। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? अभी तो सर्दियाँ इतनी नहीं आई और आप बच्चों के लिए जुराब स्वेटर बुन रही है। बहू, हमारे लिए सर्दियां नहीं आई, पर तुम्हारे होने वाले बच्चों के लिए ये सर्दी बहुत ज्यादा है। और वैसे भी बहू, तेरे बच्चे के लिए अब तक कुछ भी नहीं आ पाया है। कम से कम जब वो इस दुनिया में आए तो उसके पास गर्म कपड़े तो होने ही चाहिए ना। इस तरह अर्चना अपनी बड़ी बहू के होने वाले बच्चे के लिए सर्दियों के कपड़े, जूते बनाती है। समय यूं ही बीतता है। जहां शिल्पा की अमीर माँ आए दिन अपनी बेटी के लिए कुछ न कुछ लेकर आती है, तो वहीं जेठानी की माँ आशा भी घरेलू चीज लेकर आती है। समय यूं ही बीतता है और देखते ही देखते डिलीवरी का दिन आ जाता है। और ऐसे ही एक दिन,
माँ जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लगता है टाइम आ गया है हॉस्पिटल जाने का। बहू चिंता मत कर, मैं अभी तुझे हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी। छोटी बहू तू घर में सभी को फोन कर दे। अर्चना अपनी बड़ी बहू को अस्पताल ले जाती है जहां कोमल की नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो वहीं कुछ दिन बाद शिल्पा का जब चेकअप होता है तो उसकी प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिस वजह से उसका सी सेक्शन होता है। छोटी बहू तू ठीक तो है? तेरा ऑपरेशन हुआ है। अब से तुझे अपना और अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना होगा और कुछ दिन बाद तुझे छुट्टी मिल जाएगी। बेटा फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए काढ़ा बनाऊंगी, दवाई बनाऊंगी, उसे खाने से बहुत जल्द ऑपरेशन का जख्म ठीक हो जाएगा और तू भी ठीक हो जाएगी। तू अपने बच्चे की चिंता मत करना, जब तक तेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं रहूंगी ताकि मैं अपनी समधन की थोड़ी मदद करवा सकूं। समधन जी, आपकी दोनों बहुओं का बच्चा एक साथ हुआ है, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होंगी। माँ जी, आंटी जी क्या मेरे मायके वाले नहीं आए? बहू मैंने तेरे मायके वालों को फोन करके बताया तो है, पर पता नहीं वो सब लोग अब तक आए क्यों नहीं। जब शिल्पा को यह पता चलता है कि उसका ऑपरेशन होने के बाद भी उसके मायके वाले नहीं आए तो उसे बहुत दुख होता है। कुछ दिनों बाद दोनों बहुएं अपने घर जाती हैं क्योंकि कोमल की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, इसलिए वो 15 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाती है और अपनी बेटी की खुद मालिश करती है और घर के काम भी करती है। तो वहीं अब शिल्पा बिस्तर पर रहती है, यहाँ तक कि वो अपने बेटे को दूध भी नहीं पिला पा रही थी। मेरा बच्चा कितना रो रहा है, मेरे पास कोई है भी नहीं, क्या करूं? इतना बोलकर शिल्पा खुद बिस्तर से उतरने की कोशिश करती है, पर उसी समय अपने हाथ में बेटी लिए कोमल आती है और वो अपनी बेटी को बिस्तर पर रख पहले शिल्पा को बिठाती है और उसके बेटे को गोद में उठाकर उसे देती है। देवरानी जी तुम परेशान मत हो, मैं आ गई हूँ, लो अपने बच्चे को दूध पिलाओ। जेठानी जी मुझसे उठा ही नहीं जा रहा, मेरे बेटे की तो सही से मालिश भी नहीं हो पा रही है, मैं अपने बेटे का कुछ नहीं कर पा रही। डिलीवरी होने से पहले तो मेरी माँ इतना सारा सामान लेकर आ गई, पर जब उन्हें ये पता चला कि इस समय मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो मुझसे मिलने भी नहीं आई। बेटी तू फिक्र क्यों करती है, मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ। ये देख मैं तेरे लिए अपने हाथों से दवाई बनाकर लाई हूँ, इसमें हल्दी, मूंगफली, काजू, बादाम जैसी बहुत सारी चीज मैंने मिलाई है। इसे खाने से तू भी ठीक होगी और तेरा बच्चा भी स्वस्थ होगा। और बहू तू फिक्र मत कर, तेरे बच्चे की मालिश हम करेंगे। देखो दीदी, मैं तो दोनों बच्चों के लिए बाजार से हाथों के कड़े लेकर आई हूँ। आंटी जी, जेठानी जी, माँ जी, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। अगर मैंने आप लोगों की सुनी होती तो आज मुझे ये दिन देखने नहीं पड़ते। मैंने गलती की अपनी माँ की बातें सुनकर। अगर मैं भी जेठानी जी की तरह काम करती तो आज मैं बिस्तर पर न होती, जेठानी जी की तरह चल रही होती, अपने बच्चे को गोद में खिला रही होती। इस तरह पूरा परिवार शिल्पा और उसके बच्चे का ख्याल रखते हैं। ये सब देख शिल्पा भी सुधर जाती है और 1 महीने बाद जब आशा अपनी बहू के साथ अपनी बेटी और नाती से मिलने आती है तो शिल्पा अपनी माँ को अपने बेटे से दूर कर देती है। अपना नकली प्यार दिखाना बंद करो माँ, जब हमें आपकी जरूरत थी तब आप तो यहाँ पर हमें झांकने भी नहीं आई, इस डर से कि कहीं आपको मेरी और मेरे बच्चे की सेवा न करनी पड़े। पर आज जब मैं और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गए हैं तो आप हमें अपना नकली प्यार दिखाने आ गई। पर अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, अपना सामान लेकर निकल जाओ। अपनी बेटी की नाराजगी देख आशा भी उदास होकर वहां से चली जाती है और उस दिन के बाद फिर कभी भी न तो शिल्पा और न ही उसके मायके वाली कोमल के मायके वालों की गरीबी का मजाक बनाते हैं और न ही अपनी अमीरी का घमंड दिखाते हैं।